डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग अभी इस क्लास में सीक्वेंस सीरीज को फाइनली कंक्लूड कर देंगे। जो भी और भी सवाल थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जिस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ाना होगा और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा बुकलेट से ही सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ का पहला सवाल आज का है, लेट टी आर इज इक्वल्स टू 2 का पावर r बाई 2 प्लस 2 का पावर माइनस r बाई 2। तो आपको निकालना है देन सिग्मा टी आर स्क्वायर वेर r इज इक्वल्स टू 1 to 10 इज इक्वल टू, ये सवाल है पहला। ठीक है, तो आप पे सिग्मा किस पे लगा हुआ है? टी आर स्क्वायर पे। तो स्क्वायर बोथ साइड, टी आर दिया है 2 का पावर r बाई 2 प्लस 2 का पावर माइनस r बाई 2। तो टी आर स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर, तो 2 का पावर r, इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का पावर माइनस r प्लस 2 इंटू 2 का पावर r बाई 2 इंटू 2 का पावर माइनस r बाई 2। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 1 हो जाएगा और इंटू 2 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का पावर r 2 का पावर माइनस r प्लस 2। ये क्या है? टी आर स्क्वायर। टेक सिग्मा बोथ साइड, तो सिग्मा लगा दिए, सिग्मा टी आर स्क्वायर वेयर द वैल्यूज ऑफ r वेरीज फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे सिग्मा लगा दिए 2 का पावर r वेरीज फ्रॉम 1 to 10। सिग्मा प्लस माइनस में अंदर जा सकता है, तो यहाँ गया सिग्मा 2 का पावर माइनस r इज इक्वल्स टू 1 to 10 प्लस सिग्मा 2 r इज इक्वल्स टू 1 to 10। तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देख रहे तो 2 स्क्वायर कहाँ तक? 2 का पावर 10 तक, तो जीपी है। ये क्या हो जाएगा? हाफ 1 बाई 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 1 बाई 2 का पावर 10 और 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो इस पे फॉर्मूला लगाइए जीपी का, a इंटू आर का पावर n नंबर ऑफ टर्म्स -1 बाई r -1। यहाँ लगाइए, इस पे अरेंज कर दे रहे, a 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r, और ये है 20। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 का पावर 11 माइनस 2। ये हाफ और ये हाफ साफ, ये हो गया +1 माइनस 1 बाई 2 का पावर 10 प्लस 20। अब इसको जैसे लिखना आप लिखिए, दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 का पावर 10 एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। आप इसको n के टर्म में चाहते तो यहाँ पे n वाला फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, आप जानते हैं ना ये बात को, दो तरीका से लिखा हुआ वहाँ, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट n टर्म्स, तो a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर भी लिख सकते, a इंटू आर का पावर n -1 बाई आर -1 भी लिख सकते। ये दोनों लिख सकते हैं। क्या किए हैं? -1 खाली कॉमन ले लिए ऊपर नीचे से, एक से दूसरे के पास पहुंच गए। अगला सवाल लेंगे, इसको मिटाएंगे तो सिग्मा प्लस माइनस में अंदर जा सकता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए है, इन द सीक्वेंस
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 बार लिखा हुआ है, डॉट 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 n, where n is consecutive terms, have the value n, where n is n consecutive term, जो लिखा हुआ सो लिख दें, n consecutive terms have the value n, then 1/50th term is, तो आप सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, 1 है, उसके बाद क्या है, 2 2 है, तो ये 2 बार है, 3 3 3 3 बार है ये, ठीक है। तो आप सोचिए कि 2 को हम 2 बार लिखे, 3 को 3 बार और 4 को 4 बार लिखे हैं, तो यहीं तक में कितना टर्म हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, इतना टर्म खत्म हो गया। तो 150वां टर्म के पास जाना है, ठीक है। तो 105, जैसे यहाँ पे एक टर्म, नंबर ऑफ टर्म कंज्यूम्ड, मान लीजिए यहाँ एक टर्म, यहाँ लिखे तो 2 टर्म, तो टोटल 3 टर्म हो गया, यहाँ 3 टर्म, यहाँ तक 4 टर्म, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 टर्म के बाद हम 5 लिखेंगे, 5 बार। तो ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसा अगर n तक गए, ठीक है, तो हम कितना टर्म कंज्यूम किए होंगे, हमको 150वां टर्म बताना है। तो अगर यहाँ तक में मान लीजिए ये अगर लेस देन इक्वल्स टू 150 होता है, ठीक है, तो ये सब जोड़ के, जैसे अगर हम यहाँ तक जोड़े तो 9 हो रहा है, तो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, तो आपको ये सोचना है कि आखिर कोई टर्म, जैसे अगर इसमें n का वैल्यू अगर 4 है, अगर यहाँ पे रहिएगा, इसका जोड़ देखिएगा, तो ये क्या है 10, तो अगर n का वैल्यू अगर 4 हुआ यहाँ पे, तो आप 4 तक खत्म किए होंगे। अगर n का वैल्यू 5 हुआ तो आप 5 तक खत्म किए होंगे, लेस देन इक्वल्स टू कुछ किए हैं, इसे कुछ आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि आपको कौन सा टर्म पे जाना है, 150, वहाँ टर्म कौन होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 150। 150 की तरफ बढ़ है, देखते हैं क्या दे रहा है। तो ये हो गया n² प्लस n माइनस 300 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो उससे कुछ आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ तक में कितना टर्म खत्म हो गया, 149 खत्म करना है, 150वां के पास जाना है। तो थोड़ा सा इस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, फिर वापस लौटेंगे। यहाँ एक टर्म खत्म हो गया, यहाँ 2, तो टोटल टर्म कितना हो गया, 2 खत्म कर, 2 यहाँ अगर 2 देख रहे हैं तो यहाँ तक कितना टर्म खत्म हो गया, 3। जब यहाँ 3 देख रहे हैं तो यहाँ तक कितना टर्म खत्म हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो n बताएगा कुछ कि आगे क्या चलेगा, ठीक है। तो आप अगर आर्बिट्रली भी अगर 150 के पास जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ा सोच के देखिए, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1/2, अगर 150 का बात करें, इसके आसपास पहुंचने का बात करें, ठीक है, तो 300 के पास क्या क्या है जरा देख लें, किसके आसपास होगा। n नेचुरल नंबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 100, ये हो गया 5, तो 5, तो ये 20, ये 5, तो ये 4, ये 2, तो ये 2, तो ये कितना आ रहा है 25, और यहाँ आ रहा है 24। तो ऐसा कुछ आ रहा है कि n प्लस 25 और n माइनस 24 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो पॉजिटिव ही है, यानी n लेस देन इक्वल्स टू 24। आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिएगा कि भाई ये तो सॉल्व हो गया, कर लिए। अब थोड़ा सा ऐसे आइए, इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जैसा, जैसे 1 लिखे एक बार, 2 लिखे 2 बार, 3 लिखे 3 बार, ऐसे करके जब 24 लिखे होंगे तो कितना बार लिखे होंगे 24 बार, 24 टाइम्स। तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये 150 हो जाएगा। इसमें एक टर्म, इसमें 2 टर्म, 3 टर्म, 24 टर्म यहाँ, तो इसको जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। तो 150वां टर्म क्या हो गया, T150 इज 24। समझे? अगर 151वां टर्म आप पूछते तो वो होता 25, 152वां भी 25, क्योंकि 25 कितनी बार लिखा था 25 बार। ठीक है, तो हम लोग 150 के पास पहुंचे और उसके बाद कंक्लूड कर दिए। अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये सोचने का बात, ठीक है। जैसे इसी तरह का एक और सवाल लिख देते हैं, देखिएगा। यहीं पे एक सवाल और लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, 3, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 3, 4, 5, ऐसे। यहाँ लिखा हुआ है 4, 5, 4, 5, 6, 7, ऐसे लिखा। तो ऐसे करके n बोला कि फाइंड द nth पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब जो nth ब्रैकेट होगा, यहाँ पे जब nth पे जाएंगे तो वो कहाँ से शुरू होगा, वो कहाँ से शुरू होगा। तो आप देखिए, पहला पैरेंथेसिस में एक टर्म खत्म हुआ, दूसरा पे 2 खत्म हुआ, तो पहला पे 1 खत्म हुआ, दूसरा में 2 खत्म हुआ, तीसरा में 3 खत्म हुआ, तो 3 2 5, देखिए 2 1 3, 3 6, देख पा रहे हैं? थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा। यहाँ 2 और 3 खत्म हो गया है, तो ये सीरीज 4 से शुरू होगा, 4, 5 और ये होगा 6, ये होगा 6 नहीं 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। बस डॉट डॉट आपको बताना है कि nth पैरेंथेसिस में कितना टर्म होगा, कहाँ से वो शुरू होगा, उसका सम क्या होगा, ऐसा सवाल है। तो पहला में 1 खत्म हो गया, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो तीसरा तो देख रहे हैं तो 3 2 5 और 6 तक खत्म हो गया। तो मान लीजिए हम गए n-1 तक, nth पे जाने से पहले कितना n-1, तो इसका जोड़ क्या आ रहा है n-1, n इंटू n+1, n-1 + 1 बाई 2 होगा। तो ये तो कट गया, तो ये क्या आया n इंटू n-1 बाई 2। तो जब आप n-1 पैरेंथेसिस लिखे होंगे तो यहाँ तक खत्म हो गया होगा। तो nth पैरेंथेसिस कहाँ से शुरू हुआ होगा, n² n इंटू n-1 बाई 2 + 1। अगला अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लिख सकते हैं, अगला लिखेंगे
तो आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2। तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, n टर्म्स। तो ये जाएगा n इंटू n प्लस 1, सॉरी यहाँ n माइनस 1 है तो वही लिखिएगा n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1 प्लस n तक। ये क्या है, nth पैरेंथेसिस। कहाँ शुरू हुआ, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 से। अगर इसका बोलिएगा सम ऑफ nth पैरेंथेसिस nth ब्रैकेट क्या होगा, तो देखिए ये तो सब में है, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 कितना बार, n टाइम्स, और 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या सवाल था। पहले में 1, दूसरे पैरेंथेसिस में 2 और 3, तीसरे में 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और 10। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द nth पैरेंथेसिस, nth ब्रैकेट में कहाँ शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, उसका सम क्या होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटा रहे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। यहाँ लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive interior angle of a polygon, interior angle of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree, if the smallest angle is 120 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of polygon. ठीक है, तो अगर हम लोग रेगुलर पॉलीगन का बात करें, थोड़ा सा इससे हट के, अगर रेगुलर पॉलीगन का बात करें, यहाँ घेर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका स्टडी करें। ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारा एंगल बराबर, सारा साइड बराबर। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगन का देखें। मान लीजिए तो ये कैसा दिखता है, मान लीजिए ये एक हेक्सागन को देखते हैं, रेगुलर हेक्सागन। एक पॉइंट कहीं भी अंदर ले लें, या मान लीजिए रेगुलर है तो एक सर्कल पे ये 6 पॉइंट आ जाएगा। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर ये है, मान लीजिए, ठीक है। या अंदर कोई भी पॉइंट लें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, ई एफ है। तो ट्रायंगल कितना बनेगा, 6। यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा 6, देखिए। तो अगर हम इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, इसको एंगल 2, और इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6, ऐसे ही नाम देते गए, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो ये 16, ये 17 एंगल, और ये एंगल नंबर 18। तो आप बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 डॉट डॉट एंगल 18 इज इक्वल्स टू कितना, 180 मिलेगा। 180 गुना 6 होगा, 6 ट्रायंगल हुआ तो 180 गुना 6। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ रहे हैं एंगल 6 और एंगल 4 से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल 1
और एंगल 16 जोड़ दें तो एंगल ए हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 4 ऐसे जोड़ दें तो ऐसे हो जाएगा। ये सब जब पेयर कर लिए तो सारा एंगल आप ये बना सकते हैं। किसका किसका? एंगल ए बना सकते हैं, एंगल बी बना सकते हैं, एंगल सी बना सकते हैं, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट जो एंगल है इसका पेयरिंग कर दिए, और ये जो 3, 6, 9 जो दिख रहा है एंगल का नाम 9, 18 तक गया है एंगल, इसको एक जगह रख दिए। तो ये पॉइंट के अबाउट एंगल है। तो इस सब का जोड़ क्या होगा? 180 कि 360? 180 तो लाइन के अबाउट होता है ना, एक ही साइड में ना, तो 360 होगा। एक पॉइंट के अबाउट कितना एंगल होता है टोटल? 360। तो ये हो गया 180 डिग्री गुना 6, और ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर सिमिलरली सोचें इसी तरीके से, यहाँ तो सब बराबर होता है, तो सब बराबर होता है तो ये क्या होता है? 6 इंटू एंगल ए बराबर 180 डिग्री गुना 6 माइनस 360। तो एंगल ए बराबर 6 से डिवाइड कर दिए, 180 डिग्री माइनस 6 से इसको भी डिवाइड कर दे 60, तो ये आ जाता है 120 डिग्री एंगल ए। सब एंगल बराबर होता है। रेगुलर का बात किए। थोड़ा सा अगर आपसे बोले कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सिमिलरली लिखने के लिए तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है? तो 180 गुना, अगर n साइड होगा तो n ट्रायंगल बनेगा, पॉइंट लेंगे तो 180 गुना n, और एक पॉइंट के अबाउट कितना एंगल होगा? 360। तो अगर घटा दें तो ये क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और ये वैलिड होगा, रेगुलर हो तो भी, इरेगुलर हो तो भी। अगर आप बोलेगा इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, तो भी ये वैलिड है। रेगुलर में तो सब बराबर ही होता है। जैसे मान लीजिए ये एक इरेगुलर पॉलीगन है, मान लीजिए ऐसे आया है, तो भी हम यहाँ पे अंदर कोई पॉइंट ले लें तो कितना ट्रायंगल बनेगा? जितना साइड होगा। देखिए अगर हम इसको बोल रहे हैं एंगल 1, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मान लीजिए ये इरेगुलर है, मतलब सारा साइड बराबर नहीं, सारा एंगल बराबर नहीं। तो अगर हम ऐसे ही नाम दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी तरीके का, तो क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। तो आप बताइए कि सबको जोड़िएगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिलेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना ट्रायंगल होगा? यहाँ पे 180 गुना 5, 5 साइड हुआ तो 5, और इस पॉइंट के अबाउट वाला को इधर घसकाइए तो माइनस 360। तो ये वैलिड होगा, चाहे रेगुलर हो तो भी, इरेगुलर हो तो भी। ठीक है। तो अब हम लोग सवाल के पास चले। सवाल में इरेगुलर का बात है, एक एंगल 120, दूसरा 125, तो दे आर नॉट इक्वल। लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है? 180 इंटू एन माइनस 360। तो बस उसी को याद कर लीजिए और यूज कर लीजिए। देखिए ए का वैल्यू है 120 डिग्री, डी का वैल्यू है 5 डिग्री। ठीक है। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बी एन, तो क्या होगा?
सम ऑफ, ये कैसा दिखाई देगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन इंटू 180, कितना ट्रायंगल बना, एन माइनस 360 डिग्री, सेंट्रल एंगल घटा दिए। और इस पे अगर एपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगा दिए। ये है एन इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 240, 240 माइनस 5 235, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n बराबर, ये 2 से उधर गुना कर दे रहे हैं, काटे नहीं है, ठीक है। 240 माइनस 5 235, ठीक है। ये हो गया 360 n माइनस 720, तो ये क्या आ रहा है 5n स्क्वायर, इसको इधर ले जा घटाइए, तो 5 5 10, तो 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, n होगा ये माइनस में प्लस 720 बराबर 0, 5 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 144 के पास से 25 लाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए मिडिल टर्म के लिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 2 18, 2 9, ठीक है। तो 16 और 9 25 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 16 या n इज इक्वल टू 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही आंसर में जाएगा, एक हटेगा, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा। इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। अगर किसी कारण बस वो 180 को पार करने लगा तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है। वहाँ पे आप बात करेंगे तो जैसे आप कोई भी पॉलीगन बना रहे हैं तो वहाँ पे दो वर्ड आ सकता है आगे चल के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो आपको वही पॉलीगन डील करना है जिसका इंटीरियर एंगल क्या है 180 से कम है। अगर एन इज इक्वल टू 16 ले रहे हैं, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, अगर 16 टर्म देखेंगे, 16th एंगल पर देखेंगे T16, तो क्या आएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5, तो ये क्या आ जा रहा है 120 डिग्री प्लस 75 डिग्री 195 डिग्री, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी n इज इक्वल्स टू 16 नहीं लेंगे, जबकि वी आर नॉट हैविंग एनी सच प्रॉब्लम विथ n इज इक्वल्स टू 9, तो 9 के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए 9 रह जाएगा। आप चेक कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 180 से कम ही रहेगा, इसलिए 16 वाला हट गया और 9 वाला रह गया। बाकी ज़्यादा बात कॉनकेव पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन पे होगा। अभी तो सिर्फ इतना ही रखिए एक लाइन में कि कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई 180 से ज़्यादा ले जा रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, जो 180 से कम रख रहा है सारा उसको रख लीजिए। तो वो कौन है, n इज इक्वल्स टू 9। अगले सवाल पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, ये द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म of a GP is 13/12 and their product is -1 and their product is -1. Find the common ratio and the term. क्या है सवाल? Find the common ratio and the term. ऐसा तो 3 टर्म का बोला, तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसा तो आप सवाल किए हैं। A/R, AR ले लिए, तो कॉमन रेशियो क्या है? R है, लेकिन फर्स्ट टर्म A नहीं है, A/R है। R इन GP, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 13/12, तो A कॉमन ले लिए, तो यहाँ से एलसीएम लिए तो R 1 प्लस R प्लस R², 13/12, ये एक नंबर हो गया। देयर प्रोडक्ट इज A/R इंटू A इंटू AR -1, तो R कट गया, तो A³ बराबर माइनस, तो A बराबर -1 का क्यूब रूट -1 होगा। अब R निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? A की जगह पे -1 डाल दीजिए, A की जगह पे -1, तो ये हो गया -1 प्लस R² बाई R बराबर 13/12 कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो गया 12R² प्लस 12R प्लस 12 बराबर, अगर इस माइनस को इसको दे दिए तो लिख सकते हैं -13R, तो ये हो गया 12R² प्लस 25R प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो 12 144 होता है, तो इसके पास क्या है? 144 से 25 लाना है, 2, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 2 18, तो 18, 8 तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 9, 3 3, 3 गुना 6, 6 गुना 2 12, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, तो देख लीजिए 12 12 से क्या हो रहा है? आपको क्या चाहिए? R चाहिए। ठीक है, तो 12 12 144 कैसे लीजिएगा? 25 आ जाए, 25 ही आया ना, 13 और 12। ठीक है, तो 25 R आ रहा है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं, तो कैसा दिख रहा है? 16 9, हाँ 16 9 25 आ गया। ध्यान से देखिए, इधर से 16 इधर से 9, तो लिख दीजिए, कहीं से आना चाहिए, तो 16R प्लस 9R प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से 4R कॉमन ले लीजिए, तो 3R प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3R प्लस 4, तो 4R प्लस 3 या 3R प्लस 4 बराबर 0, तो R बराबर -3/4 या R बराबर -4/3, कोई भी एक ले लीजिए। A -1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक हम लिख देते हैं, इफ R बराबर -3/4, तो सीक्वेंस क्या है? A/R, तो -3/4 डिवाइडेड बाई -1, A/R, देखिएगा लिखना है A/R, A बराबर है -1 और AR, तो -1 डिवाइडेड बाई -3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। A
-1 इंटू आर, तो 3/4 हो गया। और दूसरा केस अगर लीजिएगा तो इफ r इज इक्वल्स टू -4/3, हमको लिखना है a/r, a और ar, तो ये उल्टा लिखा जाएगा। a का वैल्यू क्या है -1, तो a/r तो 3/4 -1 ar -4/3, तो ये क्या हो रहा है ए बी सी और बी सी है जैसा लिखा रहा है, दोनों जीपी है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। छठा सवाल है हमारे पास, इवेलुएट सिग्मा 2 + 3 का पावर k इज इक्वल्स टू 1 to n। तो कोई भारी चीज है क्या? नहीं, सिग्मा प्लस माइनस में अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिग्मा 2 k इज इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा 3 का पावर k इज इक्वल्स टू 1 to n। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 2 + 2 n टाइम्स, मतलब 2n। और इसको ध्यान से देख रहे हैं तो 3 का पावर 1, 3 स्क्वायर डॉट 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 3 का पावर n, तो जीपी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया 2n, और वो क्या हो जाएगा a इंटू आर का पावर n -1 बाई r -1, ये 2। तो एलसीएम ले लिए तो 2 आया, तो ये हो गया 4n प्लस 3 का पावर n + 1 -3 आंसर। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं, धड़ाधड़ बनाना होगा और असाइनमेंट को ख़त्म करना होगा। असाइनमेंट में जो भी सवाल दिख रहा है वो अलग से मिक्स करके दिया जाएगा, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ आधा बनाएं कुछ अधूरा बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड सम ऑफ n terms whose nth term is given by, दिया है nth term। 3 सवाल है यहाँ पे। पहला है n इंटू n + 1 इंटू n + 4, दूसरा है n² + 2 का पावर n, तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ दिया है वो दिया है 2n - 1 का स्क्वायर। तो जब आप इन सवालों को देखेंगे तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। कैसे, पहला का देखिए 6 का a, tn क्या हुआ उसको लिख लीजिए आराम से, n + 1 n + 4, इसको आराम से गुना कीजिए, n को छोड़ दिए, n² + n + 4n 5n + 4, n गुना कीजिए, n³ 5n² + 4n, ये हो गया tn। और सिग्मा लगाइएगा तो प्लस माइनस में अंदर जा सकता है, और कोई कांस्टेंट हो तो सिग्मा के बाहर आ सकता है। तो n = 1 to n, ये हो गया सिग्मा n³, ये हो गया 5 टाइम्स सिग्मा n², ये हो गया 4 टाइम्स सिग्मा n। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
तो ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 4 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब में कॉमन ले लिए। यहाँ क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू बचा। यहाँ पे क्या बचा, 5 n इंटू एन तो निकाल लिए ना, 2n प्लस वन बाई 6 बचा। यहाँ क्या बचा, ट्वाइस ऑफ, बस 2 बचा, 2 भी नहीं बचा, बाई 2 तो निकाल लिए हैं तो 4 बचा। यहाँ से बाई 2 निकाल लिए तो यहाँ 3 बचा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू निकाल लिए। तो ऐसे करके कॉमन ले लिए। अब देखिए ये जोड़ सकते हैं, जोड़ने लायक हो गया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एलसीएम देखें तो 6 होगा। तो ये क्या हो रहा है, n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ 2 से इंटू होगा तो 10, तो 10 गुना 2 20n, 10 प्लस 10 प्लस 24, 4 गुना 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, और अंदर क्या है 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 बाई 6। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई 12, और यहाँ देखो तो 34 और गुना 3 तो 17 6 23 होता है। तो इसको आप चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34। तो ये क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन, यहाँ से 3n कॉमन लिए, नहीं n कॉमन लिए तो 3n प्लस 17, यहाँ से 2 कॉमन लिए प्लस 2, तो अंदर क्या बचा 3n प्लस 17 बाई 6, कुछ ऐसा आंसर। अब आप इसी तरीके से 2 नंबर, इसी का B और इसी का C बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सवाल को बनाने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं सवाल बना के। बताने वाला बात पहले के वीडियो में अवेलेबल है, अगर आप सीधे सीधे ये वीडियो पे आइएगा तो नहीं बात बन पाएगा। पहले जो भी 7-8 वीडियो दिख रहा है उसको अच्छे से देख लीजिए, तब यहाँ सोचिए, तब 9 10 11 वाला वीडियो देखना है ना। सीधे जम करके कहीं चले जाइएगा तो फिर बात नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी का 6 का C देख रहे हैं, तो C देख रहे हैं तो Tn दिया हुआ है, क्या है 2n माइनस वन का स्क्वायर, तो इसको पहले फैला दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब तो सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा Tn इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो ये n हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, वो हो जाएगा। अगर आप b का बात कीजिएगा तो Tn दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2 का पावर n, तो सिग्मा Tn क्या होगा, सिग्मा n स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है सिग्मा n स्क्वायर। ये सिग्मा 2 का पावर n में क्या सा फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू 1 टू n, n इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है, ये है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 प्लस a टू r का पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन बाई r माइनस वन, आंसर। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे भी सब वैल्यू डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, मिलेगा।
और सवाल ले लेते हैं जो हम लोग देखे थे और जिस पे ज़्यादा जोर लगाना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ n terms, find the sum of n terms। देखिए याद आ रहा है कि नहीं, 5, 55, 555 डॉट डॉट डॉट। दूसरा मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं 1 क्यूब बाई 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलना है। ठीक है, तो देखिए याद आया कुछ कुछ मतलब। पहला सवाल को देखिए 5, 55, 3 बार 5, n टाइम्स वाला n टर्म देखेंगे तो 5, 5, 5 n टाइम्स होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है 1, 11, 1 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 n टाइम्स। फिर इसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे ले जाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये जीपी इसके अंदर दिख जाता है। कैसे 9, 99, 999 डॉट डॉट, ये क्या है 999 n टाइम्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 बाई 9, ये क्या है 10 माइनस 1, ये 10 स्क्वायर माइनस 1, ये 10 क्यूब माइनस 1, ये क्या होगा सिमिलरली 10 का पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 5 बाई 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n। इस 10 स्क्वायर 10 क्यूब वाला भी फॉर्मूला लगाइए, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके जैसे लिखना है लिख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए। 7 का 2 देखिए 7 का 2 tn लिखने का प्रयास कीजिए। तो दो टर्म था तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो n टर्म होगा तो क्या होगा कहाँ तक जाएगा n क्यूब, और ये 1 3 5 7, इसे भी n टर्म होगा। सेकंड में है तो नीचे 2 टर्म है, थर्ड में है तो नीचे 3 टर्म है। तो ये देखिए AP है 1 3 5 7 9, तो ये क्या होगा कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 तक। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और AP का भी n टर्म निकालेगा तो 2n माइनस 1 आएगा। तो जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया n टर्म्स आर देयर n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट लिख सकते हैं। ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया, 2 2 भी कट गया, नीचे n स्क्वायर आया, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4n स्क्वायर, तो n स्क्वायर काट सकते हैं। अब Sn के पास जाना है, तो Tn निकाल लिए। अब Tn को थोड़ा फैला लीजिए, तो Tn इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 n प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इस पर सिग्मा लगाइएगा तो Sn के लिए जा सकते हैं सिग्मा Tn वेर n इज इक्वल्स टू 1 to n। अब लिखिए धड़ से आंसर और मामला को रफा दफा कीजिए। तो 1 बाई 4 बाहर निकाल लिए, इसको क्या लिखेंगे
n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। दूसरा क्या लिखेंगे, हाफ n इंटू n प्लस वन बाई 2 प्लस 1/4 इंटू 1 + 1 + 1 n टाइम्स लगा दिए, सिग्मा एक ही बार लिख दिया, टेक सिग्मा बोथ साइड। हो गया। अब चैप्टर को क्लोज करने के लिए एक सवाल ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़े। ठीक है, आपको सर जब बेसिक्स पढ़ाए हैं तो वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ाए हैं और फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए एक छोटा सा सवाल है उसको करेंगे जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत भी होगा तो घबराना नहीं है। सवाल बहुत छोटा है। सवाल पे आने से पहले यह सवाल लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x कॉमा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर इन जीपी, आर इन जीपी, x greatest integer of x fractional part of x are in GP, find x। बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और ये जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। ठीक है, तो ये सब होता क्या है वो थोड़ा सा देखिए, वो थोड़ा सा देखिए। तो हमारे पास सवाल पे जाने से पहले आपको बेसिक्स में जो पढ़े हैं उसको रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप वहां पढ़े हैं, इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x। ये बहुत बार आईटी हिट किया है इस पे, ये दोनों बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वाला बहुत बार आया है। 35 साल का इतिहास देखिएगा तो 20 बार आया है सवाल इससे मिलता जुलता, जिसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हो। तो जैसे हिंदी में अलंकार होता है जो भाषा का शोभा को बढ़ाता है या भाषा की शोभा को बढ़ाता है, ठीक है, वैसे मैथ्स का क्वेश्चन का शोभा को बढ़ाने वाला कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, लॉगरिथम, यही सब है। अलंकार यहाँ का यही है। तो ये एक ऐसा मशीन है, ये एक ऐसा मशीन है जिसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3, वो सब क्या है, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां लिखा होगा कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x ही होता है। ये बॉक्स है या नहीं है, ये बाहर एज इट इज बाहर निकल सकता है। इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं होता है तो आउटपुट क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू एन इंटीजर which is nearer and smaller than x। जैसे आप बोलिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या होता है 2.3, तो क्या होगा, ठीक कम इंटीजर कौन है 2। आप बोलिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, तो भी 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 बार अगर बोलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 2.9 बार, तो x इज इक्वल्स टू अगर 2.9 बार ले रहे हैं, अभी से जान लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 2.9999 ऐसे आ रहा है, तो आप 10x लेते थे, है ना, या इसको आप जीपी से ही बना सकते थे।
चलिए ना 10x वाला 29.999 ऐसे आ रहा है, घटाइए इसको, तो ये हो गया 9x, ये इसको घटाइए, ये हो गया 27, तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया ना। तो 2.9 बार इज इक्वल टू 3 होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका 3 ही है, ये 3 से कम नहीं है। क्यों? अगर 2.9 बार कम होता और 3 ज़्यादा होता अगर, तो उसके बीच में कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता, तो उसके बीच 2.9 बार और 3 के बीच में आपके पास कोई नंबर है क्या? आप या हम मिलकर कोई नंबर बता सकते हैं क्या 2.9 बार और 3 के बीच में? जब भी कोई दो डिफरेंट नंबर होता है तो उसके बीच में इन्फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, इन्फाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, रैशनल इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। 2.9 बार और 3 के बीच में कोई नंबर बोल पाएगा? कोई नंबर है? नहीं है। तो ये नहीं है, अगर किसी दो नंबर के बीच में कोई नंबर, मतलब वो दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है। लेकिन 2.9 बार बोलिएगा 2.9 बोलिएगा तो 2, 2.99 भी बोलिएगा तो 2 का है। अगर x इंटीजर नहीं है तो उसे ठीक कम इंटीजर देना है। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये जब भी मुंह खोलेगा, देखिए नाम में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर और काम में है ठीक कम, ठीक है। और यहाँ क्या है? इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जब भी मुंह खोलेगा तो इंटीजर ही आउटपुट देगा, ठीक है। अब बात आया फ्रैक्शनल पार्ट का। तो x जो होता है वो बराबर होता है, ये डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या देखिएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मान लीजिए आप शॉर्टकट में बोलिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, तो जो दिखाई दे रहा है वही 0.1। अब बोलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, तो ये आएगा 0.3। आप बोलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अगर नेगेटिव बोलिएगा तो 1 माइनस जो फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 0.3, नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? 1 माइनस जो दिखाई दे रहा है, मतलब 0.7। बोलेगा इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब ये देगा। ऐसे जगह पे -2.3 डालिए, -2.3 यहाँ, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आराम से देखिएगा, -2.3 यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, एक आराम से कीजिए कैलकुलेशन। तो हम डाले x की जगह पे -2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 इज -3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2.3, 0.7 आया कि नहीं आया? आया। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसी का भी निकालिएगा तो 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं f, ठीक है। इसके लिए सिंबल का यूज कर लेते हैं f, और f का वैल्यू हमेशा 0 और 1 को कभी नहीं अचीव करता है, 1 से कम ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 1 से कम ही होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं i, ठीक है। क्या यूज कर लेते हैं? i। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? i प्लस f, ठीक है, i प्लस f ऐसे। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी जान गए, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में भी जान गए, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए इसको पूरा करना, या एक काम कर लीजिए कि आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए इतने से कि कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। x निकालना है, ठीक है। इनइक्वालिटी भी इसमें होगा, बहुत सारा बात होगा। तो आप अभी तक जितना भी चीज पढ़े हैं आप उसका यूज करके, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये बात हम रिपीट कर दिए, ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। अगर ये, तो इसको ट्रिपल स्टार मिला है। मतलब आप एडवांस, अगर ये खुद से कर पाए, कहीं से इधर उधर से देख के नहीं बात कर रहे, तो आप एडवांस के, जेई एडवांस के एस्पिरेंट हैं, मतलब आप एडवांस के लेवल पे चल रहे हैं। कुछ सोचिए, अगर कुछ भी इसका अगर 80% भी काम हो पाया तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं तब तो सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो बाकी बात करते हैं अगले दिन। थैंक यू।